हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है कर्मों का फल। दरवाजे पर कोई लगातार आवाज़ दे रहा था। थोड़ी देर सुनकर भी अनसुना करती रही थी राखी। उसे लग रहा था कोई न कोई नीचे आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोले ही देगा। जब राखी से रहा ना गया तो वो हाथ में वाइपर लिए ही बालकनी में आकर देखने लगी कि नीचे कौन है। देखा तो सब्जी वाला और दूध वाला दोनों खड़े थे। राखी उस समय घर की साफ सफाई कर रही थी। संयुक्त परिवार के रहने का जहाँ फायदे होते हैं वहाँ तकलीफें भी कम नहीं होती। थोड़ी देर पहले ही तो वो नीचे किचन का काम खत्म कर अपना बेडरूम और बच्चों के कमरे की सफाई करने आई थी। उसने झाँक कर देखा, आंगन में उसकी सास अकेले कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो उठकर दरवाज़ा खोल नहीं पाती। वो अपने पैर और शरीर से लाचार जो थी। भाग्यश्री निवास की मालकिन भाग्यश्री जी, जिनसे पूरे परिवार के साथ साथ गली मोहल्ले वाले भी खौफ खाते थे, वो कब किस पर क्यों बरस जाए ये कोई जान नहीं पाता था। शरीर में फुर्ती तो गजब हुआ करती थी कुछ सालों पहले तक, पर पिछले 4-5 साल से धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होता गया और बीमारियों ने उनके शरीर में डेरा बसा लिया। बीमारियों को उनकी डांट डपट ताने उलाने का कोई डर नहीं था। वो अपने डर कब परिवार के सभी सदस्यों के मन से हटता गया ये तो वो भी ना जान सकी। अब तो उल्टा ही है, उन्हें ही अपने परिवार वालों से डर कर रहना पड़ता है। उनके ही घर से कब उन्हें निकाल कर वृद्धाश्रम या सरकारी अस्पताल में हमेशा के लिए छोड़ आए। उसकी अपनी ही संतानें। राखी ने हाथ में पकड़ा वाइपर एक तरफ रखा और साड़ी का पल्लू ठीक कर नीचे गेट खोलने आ गई। बहू रानी कब से आवाज़ लगा रहे थे, कोई गेट खोलने आया ही नहीं। अब आपके घर में पहले वाली बात ही नहीं रही। पहले तो एक बार से दूसरी बार गेट खटखटाते हुए भी डर लगता था। दूध वाले ने कहा तो राखी ने हाथ जोड़ लिए, माफ़ कीजिएगा काका। राखी ने सब्जी वाले से सब्जी और दूध वाले से दूध लेकर दोनों को विदा किया और गेट बंद कर दिया। वो सामान रखने किचन में जा ही रही थी कि तभी उसकी सास ने इधर उधर देखते हुए उसे इशारे से अपने पास बुलाया। जी माँ जी, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत? क्या बताऊँ राखी, रात में कई बार उल्टी हुई और इस जोड़ों के दर्द से पूरी रात नींद भी नहीं आई। इन लोगों ने मेरी सारी दवाई बंद कर दी है। बिना दवाई दिए ये मुझे मार डालना चाहते हैं। उनकी आवाज़ में दर्द भरा हुआ था। माँ जी, आपने सुबह गैस की और बीपी की दवा ले ली थी? नहीं, कहाँ ली? कोई दवा कोई लाता ही नहीं। कितने दिनों से सबको बोल रही हूँ, पर अब कोई मेरी सुनता ही कहाँ है। मेरी सारी दवाएं तेरी जेठानी ने छुपा ली हैं। कहती हैं अब आपको दवाओं की ज़रूरत नहीं है। आपकी दवा पर फिजूल खर्ची के पैसे बर्बाद करने को नहीं है। मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। तेरे ससुर जी के जाने के बाद मैंने अकेले ही कैसे बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी मिली तो शादी करवाई, और अब उनकी पत्नियों ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। माँ जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं इनसे कहती तो ये ला देते या मैं खुद ही ला देती। बड़का ने मेरे छुटका को भी धमका कर रखा है। माँ के लिए कोई दवाई नहीं लाना, डॉक्टर ने मना किया है। अब मुझे नारियल पानी भी तो नहीं लाकर देते। कहते हैं केरल और कई राज्यों में नारियल पानी बूढ़े लोगों को इसलिए पिलाते हैं जिससे वो जल्दी मर जाए। फिर मुझे क्यों नहीं लाकर देते? ये लोग मुझसे छुटकारा ही पाना चाहते हैं। तुमको तो पता है ना, तुम तो पढ़ी लिखी हो। भाग्यश्री ने राखी के हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, मुझे डॉक्टर ने ही कहा था ना कि माँ जी आपको सोडियम की कमी हो जाती है बार बार, इसलिए रोज़ एक गिलास नारियल पानी जरूर पीना। अब वो बोलते वक्त अक्सर रोने लगी थी। राखी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। बहुत रुलाया था उन्होंने उसकी जेठानियों को और उसे भी। अब वही बहुएं गिन गिन कर बदला ले रही हैं। बस राखी पुरानी सारी बातें भूलकर अपनी सास की बात सुनती थी, उनकी सेवा करती थी, तो वो भी उसकी जेठानियों को फूटी आंख ना सुहाता था। सुनना राखी, तू मेरे लिए दवा और नारियल पानी ला देगी? गला बहुत सूख रहा है। बार बार उल्टी होने से शरीर में पानी की कमी हो गई है।
बड़ी कमजोरी लग रही है। माँ जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी ला देती हूँ। पहले आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। अरे क्या बताती, तुमको तो खुद ही अपने काम में व्यस्त रहती हो। दिन भर घर का काम करके थक जाती होगी। अब तो मैं भी घर के किसी काम में मदद नहीं कर पाती हूँ। ऐसे मैं रात को भी तुमको तंग करूँ, ये सही तो नहीं। फिर तेरी जेठानी मुझसे बात करता देख, तुझसे भी बेमतलब का लड़ेंगी। देख, मुझे कैसा धक्का दिया था कुछ दिन पहले। अभी तक सिर में चोट है और हाथ भी सूज गया है। राखी को अपनी सास की तकलीफ देखकर बहुत दुख हो रहा था। तभी उसकी नज़र अपने बाएं हाथ पर गई, जिसमें सालों पहले गरम तेल डालने से जो फफोले हुए उसका दाग अभी भी था। वो दिन उसकी आंखों में घूम गया। घर में मेहमान आए थे और वो पूरियां तल रही थी। सासू माँ ने बाकी दोनों बहुओं और अपनी बेटियों को रसोई में आने से, राखी की मदद करने से मना कर दिया था। एक साथ खाने की टेबल पर 6 लोग बैठे थे और पूरी बेलने तलने का काम अकेले राखी ही कर रही थी। सबको गरम गरम फूली फूली पूरी चाहिए थी। राखी मशीन की तरह अपने हाथ चला रही थी, फिर भी इतनी जल्दी नहीं बन पा रही थी पूरियाँ, जितनी जल्दी सबकी थालियाँ खाली हो रही थी। भाग्यश्री सबके सामने राखी पर चिल्लाते हुए किचन में आ गई। जल्दी जल्दी हाथ चला, हाथों में मेहंदी लगा रखी है या टूट गए हैं तेरे हाथ? गुस्से में आग बबूला होते हुए भाग्यश्री ने उसके हाथ पर गरम तेल डाल दिया था और बाल खींचते हुए उसे वहाँ से जाने को कहा। तू भी जा और अपनी जेठानियों की तरह आराम फरमा। मैं अकेले ही किचन का सारा काम निपटा लूँगी। हाथों की जलन से झटपटाती हुई राखी अपने कमरे में आकर बहुत देर तक रोती रही थी। पति ने जब पूछा तो उसने अपनी ही गलती बताई कि पूरी तलते वक्त गलती से उसके हाथ पर गरम तेल गिर गया। उसने उनकी माँ का नाम नहीं लिया। दवाओं से जलन और घाव तो समय के साथ ठीक हो गए, पर निशान बाकी रह गए, जो अभी भी पुरानी यादों के साथ ताज़ा हो जाते हैं। राखी देख रही थी कि उसकी सास की आंखों से आंसू अभी भी गिर रहे हैं और कुछ बूंदें उसके हाथों पर भी पड़ रही हैं। सालों बाद उसकी आंसुओं की कीमत भाग्यश्री को अपने आंसुओं के साथ देनी पड़ रही थी। राखी सोच रही थी कि उसके पिता ठीक ही कहते थे, कर्मा लौट कर आता है। उसकी सास ने जो अपने स्वभाव से बुरे कर्म किए थे, उसी कारण तो उसकी आज ये स्थिति हो गई थी। 3 बेटे बहुओं और 2 बेटियों को होते हुए भी वो हर चीज़ के लिए तरसती थी। कोई उनके पास 2 मिनट बैठकर उनका सुख दुख साझा करने के लिए तैयार नहीं था। उनकी बेटियां अपने ससुराल में खुश थीं। कभी कभार आती भी तो माँ से ज़्यादा समय अपनी भाभीयों के पास ही बिताती। जानती थी कि माँ तो सिर्फ अपनी बहुओं की बुराइयों का पिटारा खोलकर बैठ जाएंगी। राखी की नज़र अपनी जेठानी पर पड़ी, जो काफ़ी देर से उसे घूरे जा रही थी। उसकी दोनों जेठानियों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो सास की सेवा करे, उनसे बात करे। जा बहू, सामान रखा रसोई में, तेरा हाथ दुखने लगा होगा। इसी हाथ को कई बार मोड़ा था उन्होंने और आज उन्हें अपनी बहू की चिंता सता रही थी। जी माँ जी, मैं बस थोड़ी देर में आपकी दवाइयाँ ला दूँगी। राखी रसोई में आई तो दोनों जेठानी उस पर बरस पड़ी। भूल गई तू सब कुछ? कितनी तकलीफ दी है उन्होंने हम तीनों को। हम दोनों से ज़्यादा तो तेरे साथ बुरा व्यवहार किया था, फिर भी तू माँ जी की सेवा करती है। दीदी, उन्हें उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है। आज वो जिस तकलीफ में हैं तो अपने कर्मों की वजह से ही है। ऐसे में उनको कष्ट देकर और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करके हम अपने कर्म क्यों बुरे करें? हम तो नहीं भूल सकते उनके अत्याचार को, तू पता नहीं कैसे भूल जाती है। बड़ी जेठानी बोली तो मजली भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमसे तो ना होगा अब उनकी सेवा करना। जैसा उन्होंने हमारे साथ किया, हम तो खुश हैं उनको तकलीफ में देखकर। मंजली दीदी, ये आप क्या बोल रही हैं? आज हम अपनी सास के साथ जैसा करें व्यवहार करेंगे, वैसा ही तो हमारी बहुएं भी हमारे साथ करेंगे। तो हम क्या करेंगे? माँ जी की सास ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया तो उन्होंने उसका बदला हमारे साथ लिया। इस चैन को तोड़ना होगा। हम अपनी बहुओं को बेटी की तरह रखेंगे तो वो हमें अपनी माँ जैसा मानेंगी। राखी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हम बेकार में उनसे बदला ले रहे हैं।
हाँ दीदी, ऊपर वाला सब देखता है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा, तो दीदी आप माँ के लिए खिचड़ी चढ़ा दीजिए, मैं जल्दी से काम पूरा करके माँ जी की दवाई ले आती हूँ। राखी की बात उसकी दोनों जेठानियों को समझ आ गई थी। वो दोनों अपना कर्मा सुधारने की कोशिश में लग गईं और ठान लिया कि अब वो अपनी सास के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। आप सभी को मेरी हिंदी कहानी अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी हिंदी कहानी आप सभी को कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आपका। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ।